हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम आने वाले वीडियोस में जो स्टेप्स करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको पहले एप्लीकेशन से बता देता हूँ कि अभी हमने क्या क्या कर दिया अपने करंट वीडियोस में एंड अभी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हम सोल्व करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। मैंने अपना VS कोड ओपन कर दिया है। यहाँ पर ये अपना एप्लीकेशन ओपन हो रखा है ऑलरेडी। एक बार देख लेते हैं। ओपन फोल्डर एंड डेस्कटॉप के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर हमने यूज़र ऐप को सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो अभी मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। सबसे पहले इनको क्लोज होल कर देते हैं। कंट्रोल से में जाके देखते हैं कि अपना टर्मिनल ऑलरेडी रन कर रहा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में चलते हैं, तो रीलोड करता हूँ। तो हमने यहाँ पर अभी 4 तरीके की चीज़ें कर ली है। वो 4 तरीके की चीज़ें कौन सी है कि एक तो यूज़र्स का डेटा जो है वो शो करने का, तो वो हम टेबल में शो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, जब भी हम ये डेटा लोड होता है सारे यूज़र्स का, और यहाँ पर हम शो करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने करी वो है ऐड यूज़र। ठीक है, तो जब भी हम कोई नया यूज़र ऐड करेंगे यहाँ पर, तो वो यूज़र अपने इनमें टेबल में शो होने लग जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं अभी। आप देख सकते हैं कि ये नया यूज़र, इसका ID 4 हो गया है एंड नया यूज़र अपने टेबल में शो हो रहा है। एंड हमने क्या देखा था कि हम इसको एडिट भी कर सकते हैं इस यूज़र का इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम एडिट आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको कुछ और नाम देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। अगर आप एडिट यूज़र बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप किसी भी यूज़र को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं नंबर 2 यूज़र जो है ID 2 का, उसको डिलीट करना चाहता हूँ, उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो डिलीट आइकन पे क्लिक करूँगा तो वो डिलीट हो जाएगा। एंड हम एक और चीज़ जो हमने करी थी वो है कि हम यहाँ पर किसी यूज़र को सर्च भी कर सकते हैं उसके नेम एंड फ़ोन नंबर के बेसिस पे। तो अगर मैं यहाँ पर ऑटो टाइप करता हूँ जो मैच करेगा किससे, OTTO, ये मैच करेगा इस वाले यूज़र के नेम से। तो अगर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वाला यूज़र आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसके फ़ोन नंबर के बेसिस पे भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कॉपी करता हूँ कि कौन से फ़ोन नंबर में 0 नंबर आया होगा, तो सर्च करता हूँ तो देखिए आपकी ये वाला जो फ़ोन नंबर है, तो इसका जो यूज़र है वो सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं किसी भी क्रिएट करने का, यूज़र को अपडेट करने का, यूज़र को डिलीट हो गया, ऐड यूज़र हो गया या सर्च यूज़र हो गया, तो ये सब ऑपरेशन हमने देख लिया। ठीक है, अभी अपने एप्लीकेशन में एक प्रॉब्लम है जो हमको सोल्व करनी है। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐड यूज़र पे जाते हैं, कोई यूज़र को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं उसका फ़ोन नंबर डालता हूँ, ऐड यूज़र। यहाँ पर ये यूज़र ऐड हुआ है। तो अगर मैं सेम URL को नए टैब में ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं नए टैब में ओपन करता हूँ, यहाँ पर एंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे को 3 यूज़र दिख रहे हैं। हमने एक नया यूज़र ऐड किया था तो मेरे को इसी टैब में दिखेगा जिसमें मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो इसी टैब में मेरे को ये नया यूज़र दिख रहा है जहाँ पर जिस टैब में मैंने इसको ऐड किया था। अगर मैं उसी URL को नेक्स्ट पेज पे खोलता हूँ तो वहाँ मेरे को वो डेटा नहीं दिखेगा। मेरे को यहाँ पर सिर्फ वही डेटा दिख रहा है जो अपना डिफ़ॉल्ट डेटा है, जो हमने एप्लीकेशन में सेट कर रखा है बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, एंड साथ ही साथ तो दूसरे टैब में तो आपको डेटा नहीं दिखेगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ कि आपको इस टैब में भी अगर आप रीलोड करते हैं इस पेज को तो आपका डेटा चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं रीलोड करता हूँ तो देखिए आपका डेटा गायब हो गया जो भी आपने नया क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ हो गई जहाँ जब अपने को डेटा गायब हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है, जब मैं किसी यूज़र को ऐड करता हूँ, ठीक है 1 2 3 यहाँ पर किसी यूज़र को ऐड करेंगे, उसका फ़ोन नंबर डालेंगे, भी लिख देता है एंड ये यूज़र ऐड हो गया। तो अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को भी स्टॉप करता हूँ, ठीक है,
हमने एप्लीकेशन को बंद कर दिया, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन बंद है, तो अभी अपना क्या है, ये वाला पेज अब चलेगा नहीं, क्योंकि अपना एप्लीकेशन हमने क्लोज़ कर दिया। अभी हमको कुछ नहीं दिखेगा। अभी ये लोड हो रहा है अपना पेज, देखिए आपको अब कुछ नहीं दिख रहा है। तो वापस से अगर आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने यूज़र क्रिएट किया था नया, वो अब जा चुका है, ठीक है। तो अभी अपने साथ ये प्रॉब्लम है कि जब भी हम कोई नया यूज़र ऐड कर रहे हैं या किसी यूज़र को मॉडिफाई कर रहे हैं, किसी यूज़र को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये अपने को गायब हो जा रही है जब हम नया टैब ओपन करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी हम अपनी एप्लीकेशन में चेंज करते हैं, ठीक है, वो चीज़ हमको वैसे की वैसी मिले, ठीक है। अगर नया टैब में खोले तो वो इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ पे मिले, या फिर अगर हम एप्लीकेशन को बंद करके भी वापस स्टार्ट करेंगे तो हमको वही डेटा मिलना चाहिए जो लास्ट टाइम हमने अपडेट किया था या क्रिएट किया था, ठीक है। लास्ट टाइम अगर हमने एक यूज़र ऐड किया था तो वो यूज़र अपने को दिखना चाहिए नेक्स्ट टाइम जब अपन एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि कोई भी वेबसाइट में जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं या अपना जो भी डेटा अपडेट करते हैं किसी भी वेबसाइट में, और आप अपने ब्राउज़र को क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है, लैपटॉप को भी शट डाउन कर देते हैं, वापस से स्टार्ट करेंगे तो उस वेबसाइट में आपको वापस जाएंगे तो डेटा दिखेगा आपका, ठीक है। तो जो भी आप चेंज करते हैं वहाँ पे दिखता है। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं कि हम नहीं चाहते कि अपना जो डेटा है वो गायब हो जाए। जो भी हमने नया डेटा हम डालते हैं या एग्जिस्टिंग डेटा को एडिट करते हैं, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले कि वो क्या करेंगे कि जिसकी मदद से जो भी अपना डेटा है वो बना रहे, जो भी हम लास्ट टाइम जो ऑपरेशन करेंगे वो ऑपरेशन वैसा का वैसा रहे, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमें को हमेशा डिफ़ॉल्ट डेटा मिले हर बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि नेक्स्ट हम क्या करना चाहते हैं, अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं। परमानेंटली हम अपने डेटा को कहीं पे रखना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँ तो मेरे को मेरा जो पुराना जो डेटा है जो भी मैंने चेंज किया था वो मेरे को दिखना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम नया URL ओपन करते हैं या नया टैब ओपन करते हैं या ब्राउज़र ओपन करते हैं या फिर अपन एप्लीकेशन को स्टॉप करके वापस से स्टार्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि अपना डेटा दिखे। तो ये चीज़ को करने के लिए हमको 2 डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी रिएक्ट में, ठीक है। तो वो 2 डिपेंडेंसीज हैं जेसोन सर्वर एंड एक्सियोस। इन 2 का हम यूज़ करेंगे किसके लिए, अपने डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए, ताकि जब भी हम कोई नया चेंज करें तो कहीं पे डेटा स्टोर कर पाएँ और उसको वापस से लोड कर पाएँ, ठीक है। जो भी हम लास्ट टाइम में जो भी चेंज करेंगे वो अपने को दिखे। तो 2 डिपेंडेंसी क्यों ले रहे हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। एक तो पहला हो गया जेसोन सर्वर, ठीक है। जेसोन सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर को स्टार्ट करने में काम करेगा, एंड ये अपनी एक जो भी जहाँ पर भी हम डेटा स्टोर करेंगे, जो भी हम चेंज करेंगे, अपन 3 यूज़र हैं, 3 से 4 हो गए तो 4 हो गए तो वो चारों यूज़र हम कहीं पे सेव करके रखेंगे, ठीक है, किसी फाइल में उसको रखेंगे, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर हम एप्लीकेशन को लोड करें तो उस फाइल से वो जो भी डेटा है वो निकाल के हम एप्लीकेशन में दिखा पाएँ। तो ये सब करने के लिए हमको एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सर्वर क्या करेगा, इस एक फ़ाइल को यूज़ करेगा जहाँ पर अपना डेटा रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक जेसन सर्वर है उसका यूज़ करेंगे, साथ ही साथ हम एक्सियोस का यूज़ करेंगे। तो ये एक्सियोस क्या करेगा, इस सर्वर को कॉल करेगा, क्योंकि जो सर्वर है वो वो जो भी डेटा रहेगा अपना वो निकालने में या वहाँ पर डेटा को चेंज करने में वो काम करेगा। लेकिन अपने को जो है हम डायरेक्ट सर्वर से बात नहीं कर सकते, सर्वर से बात करने के लिए हमको एक्सियोस का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम एक्सियोस से बात करेंगे और एक्सियोस सर्वर से बात करेगा, एंड सर्वर से जो भी है डेटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बार बार बात कर रहे हैं कि सर्वर, तो सर्वर को समझते हैं कि सर्वर है क्या चीज़, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम फूड ऑर्डर करना होता है। तो आपको पता है कि एक वेटर, आप टेबल पे बैठते हैं, एक वेटर आता है आपके पास, आप अपना जो भी फूड है वो चूज़ करते हैं, एंड वेटर को बताते हैं। तो वेटर क्या करता है, वेटर फिर कुक को जाके बताता है, एंड फिर कुक बनाता है, फिर वेटर आता है आपके फूड को लेके और आपको सर्व कर देता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर क्लाइंट की तरीके से माने जाएंगे, ठीक है। तो
जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम उनके लिए क्या हुआ कस्टमर, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो भी हम मोबाइल से कोई जो भी वेबसाइट है उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है कि कोई भी डिवाइस चाहिए होता है सबसे पहले तो, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमको इंटरनेट चाहिए होता है। एंड इंटरनेट पे हम पर्टिकुलर जो भी है हम वेबसाइट डालते हैं एंड फिर हमको उसका पेज दिखता है, ठीक है। तो जो भी लोग हैं, जो भी हम कोई मोबाइल में कोई एक्सेस कर रहा है, कोई लैपटॉप में एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो कोई टीवी में एक्सेस कर रहा है, तो हम सब क्या हो गए, क्लाइंट हो गए, ठीक है। हम कस्टमर हो गए, क्लाइंट हो गए, जो जिनको क्या चाहिए, जिनको अपना जो भी पेज है, जो भी डेटा है वो उनको चाहिए। तो जो रेस्टोरेंट में हम कस्टमर होता है वो यहाँ पर क्लाइंट के जैसे बिहेव करेगा। एंड हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो यहाँ पर जब भी हम कोई वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो कहाँ पर कर रहे हैं उसको, इंटरनेट में। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट एक प्रकार से क्या हो गया है, इंटरनेट रेस्टोरेंट के तरीके से माना जाएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो वेटर होता है जिसको हम ऑर्डर देते हैं, जो अपना ऑर्डर लेके आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम URL बता रहे हैं, हम अपने मोबाइल में टाइप कर रहे हैं या लैपटॉप में टाइप कर रहे हैं वेबसाइट का नाम, इंटरनेट में वो डाल रहे हैं, तो फिर उस URL को लेके और अपने को जो पेज दिखाएगा वो कौन दिखाएगा, वो सर्वर दिखाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से वेटर अपना ऑर्डर लेता है एंड अपने को सर्व करता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो सर्वर है वो आपका इनपुट लेगा कि आपने कौन सा URL डाला है, ठीक है। एंड उस URL पे कौन सा पेज दिखाना है, क्या कंटेंट दिखाना है, कौन सा डेटा दिखाना है, ये सब काम कौन करेगा, सर्वर, ठीक है। तो सर्वर क्या होता है, जैसे रेस्टोरेंट में कोई वेटर होता है उसी तरीके से सर्वर एप्लीकेशन में अपने सर्वर होता है। और इंटरनेट तो वो जगह हो गई जहाँ पर हम वो चीज़ सर्वर से ले लाते हैं और मोबाइल और लैपटॉप में देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 टाइप के एरो बना रखे हैं, एक रेड वाला जो रिक्वेस्ट है एंड ग्रीन वाला जो रेस्पॉन्स है। तो यहाँ पर किसी भी मोबाइल में हम जो भी क्लाइंट होगा, जो भी यूज़र होगा, यूज़र बोले, क्लाइंट बोले, कस्टमर बोले, एक ही बात है। तो वो क्या है, जब अपने डिवाइस में जो भी URL टाइप करेगा तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को इस URL पे अपना पेज दिखाओ, मेरे को अपना पेज चाहिए, ठीक है। तो वो अपना URL एंटर करेगा एंड रिक्वेस्ट जाएगा, रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जाएगा, फिर रिक्वेस्ट जो है इंटरनेट से कहाँ जाएगा, सर्वर के पास, ठीक है। सर्वर है, फिर उसको जो भी रिज़ल्ट आएगा वो उसको इंटरनेट के थ्रू आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ग्रीन कलर में तो पहले रिक्वेस्ट जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट जो यूज़र हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स हो गए, कोई मोबाइल से एक्सेस कर रहा है, कोई लैपटॉप से एक्सेस कर रहा है, कोई टीवी से एक्सेस कर रहा है, तो सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेटा को और अपने पेज को। तो रिक्वेस्ट जा रहा है और सर्वर है वो डेटा ला रहा है और सबको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये जो चीज़ है, जब हम अपने एप्लीकेशन में npm start कमांड डालते हैं, उसके बाद जो अपना एप्लीकेशन लोड होता है और जब भी उसमें हम कोई URL टाइप करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने npm start डाला, मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर /add user एंटर करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐड यूज़र डाला और ऑटोमेटिकली ये पेज मेरे को शो होने लग गया, ठीक है। तो ये काम कैसे हो रहा होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो जो यूज़र है, फॉर एग्जांपल वो मोजिला ब्राउज़र में, जो भी ये ब्राउज़र है, कोई सा भी ब्राउज़र ले सकते हैं आप, क्रोम ब्राउज़र ले सकते हैं, ओपेरा मिनी, मोजिला, तो उसमें वो URL डाल रहा है, ठीक है, localhost:3000, ठीक है। तो ब्राउज़र के फिर कहाँ ले जा रहा है उसको, अभी तो इंटरनेट का हम हेल्प नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो भी एप्लीकेशन है अपना वो लोकल रन कर रहा है, वो अपने लैपटॉप में रन कर रहा है, ठीक है। तो जो भी अपने को ये दिख रहा है, ये डेटा, जो भी ये पेजेस दिख रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं कि हम किसी अभी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट अपने को ये ला के दे रहा है, नहीं। अपने तो जो भी रन कर रखा है एप्लीकेशन, वो अपने कोड से रन कर रखा है, यहाँ पर अपना लोकल जो सिस्टम है लैपटॉप का, वहाँ से हमने ये रन कर रखा है, ठीक है। तो ब्राउज़र से हमने रिक्वेस्ट किया ब्राउज़र को कि localhost:3000 डाला एंड हमने रिक्वेस्ट किया ब्राउज़र को कि मेरे को पेज ला के दो। तो ब्राउज़र क्या करेगा, फिर ब्राउज़र सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। तो ब्राउज़र सर्वर को कॉल करेगा कि ब्राउज़र सर्वर को बता देगा कि ये वाला URL है, ये एंटर हुआ है,
इस पर आप पेज दिखाना है मेरे को, ठीक है। तो जो ब्राउज़र से फिर कॉल किसके पास जाएगा, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने यूज़ किया नोड सर्वर, ठीक है। तो नोड सर्वर क्या चीज़ है कि जब भी आप यहाँ पर अपने टर्मिनल में एप्लीकेशन को रन करते हैं, npm start कमांड डालते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जब भी आप npm start कमांड डालते हैं आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि आपका एक सर्वर है जो स्टार्ट हो जाता है, एक सर्वर है जो रन करना चालू हो जाता है, ठीक है। तो जब भी मैं एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पर अगर एप्लीकेशन को मैंने क्लोज़ किया तो अभी वो सर्वर बंद हो गया, सर्वर ने अब सर्विस देना बंद कर दिया, ऐसा समझ लीजिए। अभी पेज को लोड करेंगे तो अभी अपने को कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जब npm start डालते हैं तो सर्वर जो है वो सर्विस देना चालू कर, सर्वर स्टार्ट हो जाता है और वो सर्विस देना अपने को चालू कर देता है। तो जब भी हम URL डालेंगे तो अपने को रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो हम अपना URL ब्राउज़र में डालते हैं, ब्राउज़र जो है वो सर्वर को बोलता है। तो अभी जो भी हम URL डाल रहे हैं तो ब्राउज़र से कॉल किसके पास जा रहा है, सर्वर के पास। और ये कौन सा सर्वर है, नोड सर्वर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम एप्लीकेशन में क्या यूज़ कर रहे हैं, एक तो नोड JS यूज़ कर रहे हैं। तो नोड JS हमने सबसे पहले इंस्टॉल किया था। तो नोड JS में जब हम ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एप्लीकेशन को अपना रन कर पाएँ, ठीक है। तो जब भी npm start कमांड डालते हैं तो वो इंटरनली क्या करता है, npm start कमांड नोड सर्वर को चालू कर देता है, ठीक है। तो ये सर्वर चालू हो जाता है, तो फिर जब भी अपन URL डालेंगे तो वो इस सर्वर के पास जाएगा। जब ये सर्वर एक्टिवेट रहेगा, ये रन कर रहा होगा तो इसके पास जाएगा, ठीक है। एंड फिर ये क्या करेगा, आगे के स्टेप्स को देखते हैं बाद में। यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि नोड सर्वर है अपने सर्वर कौन सा है जो यहाँ पर अपने को डेटा ला के देगा, वो है नोड सर्वर, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है, नोड सॉफ्टवेयर से आ रहा है। एंड हम जब npm start कमांड डालते हैं तो ये सर्वर एक्टिवेट हो जाता है। एंड फिर जो भी हम URL डालते हैं तो अपने को डेटा मिलता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये सर्वर है ये कौन सी पोर्ट पे चल रहा है, कौन से रास्ते पे चल रहा है। जैसे अलग अलग रास्ते होते हैं आपके लैपटॉप के अंदर, तो मैंने बताया था कि पोर्ट को हम एक तरीके से रास्ता बोल सकते हैं कि जिनके अलग अलग नंबर होते हैं। किसी का 3000 हो गया, किसी का 3001 हो गया, किसी का 8080 हो गया, किसी का 8000 हो गया। तो इस तरीके से ये सर्वर कौन से रास्ते पे अभी रन कर रहा है, 3000 पे, ठीक है। तो 3000 वो रास्ता है जिस रास्ते पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इससे, और ये आपको डेटा ला के दे सकता है, ठीक है। तो अगर कोई और रास्ते पे जाएंगे आप 3001 या 3002 पे, तो फिर उस रास्ते पे वो सर्वर रन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सर्वर आपको दूसरे रास्ते पे ला के डेटा नहीं दे सकता है, ठीक है। तो 3000 पोर्ट पे अपना ये सर्वर रन कर रहा है। तो आपने इसीलिए आपने लोकल होस्ट 3000 बोला, तो इस रास्ते पे ये जाएगा सर्वर। एंड अब सर्वर क्या करता है, जब भी आप npm start कमांड डालते हैं तो आपकी जो भी फाइल्स होती है, HTML की फाइल हो गई, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट की, तो वो सब फाइल्स को वो उसके पास सर्वर के पास रहती है, ठीक है। सब फाइल सर्वर के पास रहती है। एंड ताकि जब भी आप कोई URL कॉल करे तो उन फाइल्स को वो यूज़ कर पाए। तो नोड सर्वर के पास सारी फाइल्स रहेगी ये सब, ठीक है। ये इसको रिसोर्स बोल देंगे या फाइल्स बोल देंगे, जो इसके पास नोड सर्वर जिनको यूज़ करेगा। अपना जो नोड सर्वर है उसके पास सारी फाइल्स है जिनको वो एक्सेस कर सकता है। तो अब जो है अपना ये नोड सर्वर में हमने बोला लोकल होस्ट 3000, ये अपने को जो है वो पेज दिखाना है, ठीक है। तो जो ये है लोकल होस्ट 3000, इसमें ढूंढने का कि इससे रिलेटेड कौन सा पेज दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने रिएक्ट राउटर डोम, जो रिएक्ट में हमने वो जो डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल करी थी, वो किस लिए, ताकि जो भी हम किसी पर्टिकुलर URL से हम पर्टिकुलर पेज को हमने मैप कर रखा है, ठीक है, जोड़ रखा है। तो जो भी अब कोई पर्टिकुलर URL होगा तो उससे पर्टिकुलर पेज दिखाएंगे। तो उसी तरीके से नोड देखेगा कि वो रिएक्ट राउटर डोम की मदद लेगा, जो रिएक्ट की फाइल्स होगी उसमें रिएक्ट राउटर डोम की मदद लेगा, और उसके थ्रू वो देखेगा कि जो लोकल होस्ट 3000 है वो किस पेज से जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको सर्वर को लोकल होस्ट 3000 फाइल से रिलेटेड जो है वो पेज है user.js, ठीक है। तो users.js पेज इसको मिल जाएगा। तो इन फाइल्स में से अपने को जो ये users.js जो पेज है वो, सॉरी मैंने यहाँ पे इसका ऐड यूज़र नाम लिख दिया, जो जबकि यहाँ पे इसका users.js नाम होना चाहिए था। तो भी मैंने इसको चेंज कर दिया है। तो लोकल होस्ट 3000 पे रिएक्ट राउटर डोम की मदद से हम पता कर पाएंगे कि इस पर हमको users.js जो पेज है वो दिखाना है। तो हमने रेड कलर का, हमने बताया था कि रेड कलर क्या है, रिक्वेस्ट
जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड जो ग्रीन कलर का है वो रिस्पॉन्स, ठीक है। तो वो अपने को जो है रिटर्न में मिल रहा है, रिक्वेस्ट जो है वो हम भेज रहे हैं और रिस्पॉन्स अपने को मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट किया कि लोकल होस्ट 3000 पे कौन सा पेज दिखाना है, एंड रिस्पॉन्स में अपने को क्या मिला, users.js फाइल। तो users.js फाइल जो है वो इसको मिल जाएगी सर्वर को, एंड सर्वर क्या करेगा, फाइनली उसका जो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो अपने को ब्राउज़र में, वो ब्राउज़र को रिटर्न कर देगा। तो जो भी नोड सर्वर क्या करेगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड इसको ब्राउज़र को दे देगा। तो अब आप यहाँ सोचेंगे कि यहाँ पर ये users.js जो फाइल है वो तो रिएक्ट की फाइल है, उसमें तो रिएक्ट का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पर हमने ES6 की मदद से फंक्शनल कंपोनेंट बना रखे हैं। तो हम यहाँ पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बात क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर सीन ऐसा है, जो आपका ब्राउज़र है वो सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही समझता है, ठीक है, उसको रिएक्ट का समझ में नहीं आता है। ब्राउज़र सिर्फ जो भी आपको पेज दिखाएगा वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कोड से ही दिखा सकता है। तो ये सर्वर क्या करेगा, फाइनली जब आपको users.js फाइल मिलेगी तो उसके कोड को जो है आपने उसमें, आपको याद होगा कि उसमें हम रिटर्न में लिखते हैं, ठीक है, और रिटर्न में प्रोग्राम लिखते हैं। तो उस जो सारा प्रोग्राम है वो कन्वर्ट होके HTML CSS जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है, ये रिएक्ट का प्रोग्राम को जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। एंड ब्राउज़र को जो है फाइनली ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स हैं वो इसको मिल जाएगी। एंड ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र का काम ये होता है कि जब भी उसको आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम देते हैं, कोड देते हैं, तो वो उसको क्या कर देता है, ऐसे आपको पेज में दिखा देता है उसको। तो एक्चुअल जो डेटा है, जो आपको टेबल, जैसे आपने कुछ इसमें टेबल HTML एलिमेंट यूज़ किया होंगे HTML के अंदर, ठीक है, और सर्च बटन यूज़ किया होगा, ठीक है, मेनू ऑप्शंस यूज़ किए होंगे, तो वो उन सब चीज़ों को और इसमें कन्वर्ट कर देता है एक पेज में, जिसको आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र को जो चीज़ मिलती है सर्वर से, वो असली में उसको कोड मिलता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड मिलता है, ठीक है। उसको ऐसे नहीं कि उसको एक पेज जो है वो ये सर्वर दे रहा है। ये जो पेज आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पेज सर्वर नहीं दे रहा है इसको, सर्वर ऐसे पेज नहीं देता है, ठीक है। सर्वर तो सिर्फ प्रोग्राम रिटर्न करेगा या कोई फाइल रिटर्न करेगा, सर्वर तो सिर्फ फाइल्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोड सर्वर यहाँ पर क्या ले रहा है, यहाँ पर users.js जो उसको मिला है फाइल, उसको ले रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कोड में। तो वो फाइनली रेस्पॉन्स दे रहा है किसको, मोजिला ब्राउज़र को। तो ब्राउज़र को अपना एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड मिलेगा, ब्राउज़र क्या करता है, उसको पढ़ता है कोड को, एंड उसको ऐसे पेज में दिखा देता है। तो ब्राउज़र इसके कोड को पढ़ के पेज में दिखा देगा और अपने को फाइनली ऐसे पेज दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो हमने रिक्वेस्ट जो किया होगा वो तो URL डाला होगा, सिर्फ हमने ब्राउज़र को बोला कि लोकल होस्ट 3000 पे मेरे को पेज ला के दो, इंटरनली उसने इतना सारा काम किया, ठीक है। तो फाइनली हमने रिक्वेस्ट ये किया और हमको रिस्पॉन्स क्या मिला, यूज़र ने क्या रिक्वेस्ट किया था, उसने URL डाला, सिर्फ उसने URL रिक्वेस्ट किया एंड उसको रिस्पॉन्स में पेज मिला है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में उसने URL यूज़ किया कि स्ट्रिंग में लोकल होस्ट 3000 उसने भेजा, एंड रिस्पॉन्स में उसको पेज मिला। और मोजिला ब्राउज़र को नोड सर्वर से, मोजिला ब्राउज़र ने नोड सर्वर को क्या रिक्वेस्ट भेजी, लोकल होस्ट 3000 उसने भी URL भेजा, एंड मोजिला ब्राउज़र को रिस्पॉन्स में क्या मिला, नोड सर्वर से, नोड सर्वर से क्या मिला मोजिला ब्राउज़र को, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड, ठीक है। उसी तरीके से नोड सर्वर ने जो है रिक्वेस्ट किया रिएक्ट में कि लोकल होस्ट 3000 पे जो भी पेज है वो मेरे को दो, एंड नोड सर्वर में फिर जब इसने रिएक्ट को रिक्वेस्ट किया तो रिएक्ट में रिएक्ट राउटर डोम यूज़ करते हैं, तो उसने देखा कि लोकल होस्ट 3000 पे कौन सा पेज है, उस पेज को नोड सर्वर को दे दिया, ठीक है। तो यूजर्स डॉट पेज जो है नोड सर्वर को दे दिया, नोड सर्वर ने फिर इस पेज को जो है कन्वर्जन हुआ, इन HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड जो है मोजिला ब्राउज़र को दिया, उनको ऐसे पेज शो हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, बैकग्राउंड में ऐसे काम करता है आपका जो भी है एप्लीकेशन, कि आप तो सिर्फ URL डालते हैं और आपको पेज शो होता है, ठीक है। तो अभी तक आपको ऐसे लगता था कि मोजिला ब्राउज़र जो है उसको पेज मिलता होगा, ठीक है। जो आप ये पेज देख रहे हैं ये मोजिला ब्राउज़र को इधर एप्लीकेशन से मिलता होगा, एप्लीकेशन से कोई ऐसे पेज वेज नहीं मिलते हैं, एप्लीकेशन से तो फाइलें मिलती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइलें मिलती है, ठीक है। एंड उन फाइलों को फिर ब्राउज़र इसीलिए तो है, ब्राउज़र का काम ही ये होता है कि जो भी आप उसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट को देंगे तो वो उसको ऐसे पेज के फॉर्मेट में उसको दिखा देगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर जब भी लोकल होस्ट 3000 डाल रहे हैं तो अभी मैं Ctrl Shift I करूँगा इंस्पेक्ट,
एंड यहाँ पर इंस्पेक्टर में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो यहाँ पर जो आप HTML यहाँ पर पूरा HTML CSS का कोड रहता है, ठीक है। तो ये वही कोड है जो अपने को कहाँ से मिल रहा है, हमको अपने सर्वर से मिल रहा है, ठीक है। जब ये सर्वर से जो भी HTML CSS का जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो मोजिला ब्राउज़र में कहाँ देख सकते हैं, ये जो भी चीज़ आई है इसको हम यहाँ देख सकते हैं। ये इंस्पेक्ट, Ctrl+Shift+I दबाते हैं तो आपके पास कंसोल का ऑप्शन होता है, ऐसे इंस्पेक्टर का ऑप्शन होता है। और यहाँ पर आपको जो ये पेज है इसका क्या कोड रहा होगा ये आप ऐसे देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे टेबल यूज़ हो रहा है, यहाँ पे नेव यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड इसमें div यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर a यूज़ हो रहा है। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर कहीं पे भी रिएक्ट का कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। अब ये सब HTML CSS है, ठीक है। इक्वल बॉडी हो गया, टी बॉडी हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या है। तो आप देखिए कि रिएक्ट में हम यहाँ पर क्या लिखे थे, TD के अंदर आप देखेंगे कि जो अपन यूज़र्स का जो फाइल था, मैं टर्मिनल को हाइड करता हूँ Ctrl+J से। तो जो जब आप हर एक रो को दिखा रहे हैं तो हर एक रो के अंदर आपने कोड ऐसे लिखा है, देखिए u.name लिखा है, कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं, u.name लिखा है, TR के अंदर TH TD और u.name u.phone नंबर। तो ये कौन सा कोड हो गया, ये आपके रिएक्ट में आपने JSX की मदद से, ऐसे रिएक्ट का कोड है, रिएक्ट में आपने JSX की मदद से आप ऐसे लिख रहे हैं। और आपको फाइनली जो है प्रोग्राम तो क्या दिखा रहा है, कन्वर्ट होकर उसको HTML CSS में देखिए आपको यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो TR के अंदर यहाँ पर मार्क ऑटो है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फाइल के अंदर, तो u.name u.phone नंबर। तो ये सब कैसे होता है, जैसा कि यूज़र का सारा जो डेटा होता है उसमें मैप चलाते हैं, उसमें हर एक यूज़र को उठाते हैं, उसके अंदर जो भी उसका नेम होता है वो उसकी वैल्यू यहाँ पर ऐसे फिर जब एक्चुअल वैल्यू होगी तब यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब काम बैकग्राउंड में होता है और फाइनली आपको है ये HTML CSS में आपको इससे कोड दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पता नहीं कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ है, मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमको तीनों चीज़ें मिलती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। मैं जावास्क्रिप्ट क्यों बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट कैसे आ रही होगी, क्योंकि जो भी आप ऑन क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैंने ऐड यूज़र बटन पे क्लिक करता हूँ, ये एक यहाँ पर जब क्लिक करता हूँ तो हम बताया कि इस फॉर्म पे जाओ, तो ये जो क्लिक इवेंट हो गया, तो ये सब जो काम है एक्टिविटी के कि इस पर क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए, तो ये सब काम जावास्क्रिप्ट करता है, ठीक है। तो डिस्प्ले कराने का काम तो HTML CSS का है, लेकिन जो भी एक्टिविटी जो भी एक्शंस होती है वो जावास्क्रिप्ट करता है। तो वो आपका यहाँ पर हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे जो आपको सर्वर से जो मिला है वो सिर्फ HTML CSS से नहीं मिला है, उसको जावास्क्रिप्ट भी मिला है, तभी आप ब्राउज़र में एक्शन कर पा रहे हैं। किसी पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई पेज खुल रहा है, तो वो सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट की मदद से होती है, इसीलिए उसको जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम भी है उसके पास। अभी अब मैंने दिखाया था आपको कि यहाँ पर कहीं पे भी रिएक्ट का प्रोग्राम नहीं था ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। उसमें सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट था, और नोड सर्वर जो है वो उसके पास रिएक्ट के ये प्रोग्राम को वो सब कन्वर्जन होते हैं, और आपको फाइनली ब्राउज़र में HTML CSS जावास्क्रिप्ट मिलता है, जिसको आप पेज के थ्रू उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस नोड सर्वर का काम क्या हो गया, फाइल को सर्व करना हो गया, ठीक है। ये फाइल को सर्व करता है अपने को, जैसे रेस्टोरेंट में आपको फूड सर्व होता है, वेटर आपको फूड सर्व करता है, उसी तरह के नोड सर्वर आपसे रिक्वेस्ट लेता है एंड आपको फिर फाइल सर्व करता है, ठीक है। तो इसको कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको आप डायरेक्टली आप थोड़ी इसको रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, यूज़र इसको डायरेक्टली थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, यूज़र तो ब्राउज़र में अपना रिक्वेस्ट डाल रहा है, ब्राउज़र इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो इसका रिस्पॉन्स है वो किसको मिल रहा है, ब्राउज़र को। ब्राउज़र को हमने रिक्वेस्ट किया था, तो फिर ब्राउज़र हमको रिस्पॉन्स देगा, तो हमको वो पेज दिखा रहा है। तो भी आई होप कि आपको सर्वर समझ में आया होगा कि सर्वर क्या चीज़ होती है, सर्वर काम कैसे करती है, सर्वर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि रिक्वेस्ट क्या है एंड रिस्पॉन्स क्या है। रिक्वेस्ट हम करते हैं एंड रिस्पॉन्स अपने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे कि हम दो डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेंगे, JSON सर्वर एंड Axios। यहाँ पर जो JSON सर्वर है वो एक प्रकार से वो सर्वर रहेगा, ठीक है। एंड वो किसकी मदद करेगा, एक जो उसके पास कौन सी फाइल है जिसको वो यूज़ करेगा, एक db.json नाम की फाइल होगी, ठीक है, वो उसको यूज़ करेगा। जिस तरीके से अपने पास यहाँ पर भी नोड सर्वर है जो किन फाइलों को यूज़ कर रहा है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, इन सब फाइलों को जो भी आपने यहाँ पर बनाया है प्रोग्राम में लिखा है,
तो इन सारी फाइलों को आपका नोड जो सर्वर है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आप जब जेसन सर्वर जब आप बनाएंगे, जेसन सर्वर को यूज़ करेंगे, तो वो एक सर्वर वो क्या करता है, सर्वर क्रिएट करने में मदद करता है, एंड वो भी एक फ़ाइल को यूज़ करेगा, ठीक है। और वो फाइल का नाम है db.json, ठीक है। एंड आप डायरेक्टली जिस तरीके से आप ऐसे डायरेक्टली आप सर्वर से बात नहीं कर रहे हैं, मोजिला ब्राउज़र के थ्रू आपका बात सर्वर तक जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से सेम चीज़ कि हम जो है मतलब कि जेसन सर्वर से डायरेक्टली बात नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हमको बीच में एक एक्सियोस है, तो एक्सियोस की मदद लेनी पड़ेगी। तो एक्सियोस की मदद से हम इस जेसन सर्वर से बात कर पाएंगे, और जेसन सर्वर जो है अपने को सर्व करेगा, क्या चीज़ सर्व करेगा, डेटा। कौन सा डेटा, हमने डेटा कहीं पे स्टोर कर रखा होगा, इस फाइल में एक फाइल होगी जिसमें डेटा सर्व कर स्टोर हो रखा होगा, और वो जेसन सर्वर है वो डेटा अपने को सर्व करेगा। तो एक्सियोस जो है इसको रिक्वेस्ट करेगा, तो इसको जो डेटा है एक्सियोस को मिल जाएगा, और एक्सियोस अपने को दे देगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझते हैं। तो ये फ्लो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो जो अभी ये कॉम्प्लिकेटेड पीस है ये आपको थोड़ा समझने में और आसानी होगी, ये भी आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब इस फ्लो के साथ साथ अब हम देखते हैं कि एक्सियोस और जेसन सर्वर का जब हम मदद करेंगे, इन दो डिपेंडेंसी को जब अपने प्रोजेक्ट में डालेंगे तो वो काम कैसे करेगी, ठीक है। तो जो अपना फ्लो है अभी थोड़ा बढ़ने वाला है, ठीक है। लेकिन ये फ्लो ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर आपको ये फ्लो समझ में आता है, देन जब भी आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो आपको पता रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अभी जो पुराना अपना जो पार्ट था, यूज़र मोजिला ब्राउज़र को रिक्वेस्ट करता है, मोजिला ब्राउज़र फिर नोड सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, तो ये काम तो अभी भी सेम है, ठीक है। हम यूज़र जो है लोकलहोस्ट 3000 से मोजिला ब्राउज़र को भेज रहे हैं, मोजिला ब्राउज़र जो है लोकलहोस्ट 3000 URL इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको क्या रिक्वेस्ट कर रहा है इससे कि मेरे को फाइल्स, रेस्पॉन्स में इसको क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये कि मेरे को फाइल्स ला के दो, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर नोड सर्वर भी, ये इधर वाला पार्ट सेम है पूरा। आप देखेंगे कि यूज़र से ये वाला पूरा जो पोर्शन है वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यूज़र मोजिला के पास जा रहा है, मोजिला नोड सर्वर के पास जा रहा है, नोड सर्वर जो है उसके पास जो भी डेटा है HTML CSS रिएक्ट का, उन सबको वो यूज़ कर रहा है, एंड उससे वो अपना पेज को निकाल रहा है और उसको फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट में उसको दिखा रहा है। लेकिन अभी देखेंगे यहाँ पर एक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ गई। एक्स्ट्रा चीज़ क्या ही है, एक्सियोस और जेसन सर्वर, ठीक है। ये पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, इतना पार्ट, ठीक है। और यहाँ पर db.json है फाइल, ये भी है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो अभी हम एक्सियोस और जेसन सर्वर का हेल्प क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कोई नया डेटा डाल रहे हैं एप्लीकेशन में, तो वो जब हम पेज को रीलोड कर रहे हैं तो वो डेटा गायब हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम नया डेटा डालें तो वो गायब ना हो। तो अगर वो गायब नहीं होना चाहिए वो, तो उसको कहीं पे अपने को सेव करना पड़ेगा। कहाँ सेव करना पड़ेगा, अपने को किसी फाइल में उसको डालना पड़ेगा। तो फाइल में डालेंगे, ठीक है, फाइल में तो डाल देंगे, लेकिन फाइल में डालने का काम, फाइल से निकालने का काम, ये सब कोई करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या है कि अब इसका जो काम है वो तो अपना ये काम करेगा, ये दूसरा काम भी कर सकता है, लेकिन वो हम इसको बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि फिर सही नहीं रहता है कि एक टाइम पे एक टाइप की चीज़ें सही रहती है हैंडल करना, ठीक है। तो जो भी अपने अगर डेटा को सेव करना, फिर डेटा को फिर से निकालना, ये काम जो है, ये काम कौन करेगा अभी, ये मतलब कि सर्विंग का काम, अपने डेटा को सर्व करना, जो अपना एक्चुअल डेटा रहेगा यूजर्स का, ठीक है। तो ये तो वो डेटा हो गया HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये तो अपना प्रोग्राम का जो फाइल्स हो गई वो हो गया, जिसको सर्व कौन करता है, नोड सर्वर, ठीक है। जो अपना एक्चुअल डेटा रहेगा जिसमें अपने यूजर्स का सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है, उसको सर्व कौन करेगा, उसको एक डिफरेंट जो सर्वर है वो उसको सर्व करेगा, ठीक है। वो सर्वर कौन सा है, जेसन सर्वर। तो जेसन सर्वर किसको सर्व करेगा, db.json, ये जो फाइल होगी जहाँ पर हम अपना डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो जब भी नया यूज़र ऐड करेंगे तो वो ये db.json नाम की फ़ाइल होगी, इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। या किसी भी डेटा को हम एडिट करेंगे, किसी भी यूज़र को एडिट करेंगे तो यहाँ पर वो एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस फाइल में अब हमेशा अपने पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। तो अपने पास डेटा है, ठीक है, लेकिन अपने को उसको सर्व करने के लिए कोई चाहिए, तो उसको सर्व करने के लिए अपने पास जेसन सर्वर है, ठीक है। तो जैसे कि एक रास्ते पे सिर्फ एक सर्वर चल सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ही रास्ते पे दो सर्वर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरीके से जो नोड सर्वर है वो पोर्ट 3000 है,
ये उसका रास्ता है, इस पर वो चल रहा है। तो जो जेसन सर्वर है तो वो किस पे चलेगा अपना 3004 पे, ठीक है। तो ये जो रास्ते हैं ये बाई डिफ़ॉल्ट ये वाले रास्ते होते हैं, नोड सर्वर का 3000 एंड जेसन सर्वर का 3004 होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन रास्तों को चेंज कर सकते हैं, मतलब मैन्युअली अगर हम फाइल में कुछ चेंज करके कुछ और रास्ते बना सकते हैं। इसको मतलब चेंज करके इसको 3010 बना दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे अपने को मतलब ही नहीं अभी, ठीक है। तो इसका रास्ता कौन सा हो गया इसको सर्व करने का, ये 3000। तो जेसन सर्वर का रास्ता अलग रहेगा, सेम रास्ते पे नहीं जा सकता हो, तो उसका रास्ता कौन सा हो गया 3004, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो है हम उससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, तो ये सर्वर है, ठीक है। तो ये इससे बात करने के लिए किसका यूज़ करेगा, तो इसको क्योंकि ये जो जेसन सर्वर है इसको जिस टाइप का भाषा समझ में आता है, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो वो जो भाषा समझ में आता है वो समझने वाला बीच को कोई माध्यम होना चाहिए, कोई उसको मतलब कि तो ये एक तरीके ये किसी भाषा में इससे बात करेगा, ये फिर तो जो भाषा ये समझता है जेसन सर्वर, एक्सियोस उसको वो भाषा में बात करेगा, फिर जेसन सर्वर को समझ में आ जाएगा। तो वो यहाँ से जो भी काम होगा वो इसको डेटा देगा, एक्सियोस को दे देगा, और एक्सियोस फिर इसको पकड़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये माध्यम हो जाएगा जो इन दोनों के बीच में बात करने में काम आएगा, ठीक है। तो ये एक्सियोस कोई सर्वर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सर्वर सिर्फ दो ही है, नोड सर्वर एंड जेसन सर्वर, ठीक है। लेकिन नोड सर्वर से अपन इससे बात करने के लिए एक्सियोस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए कि अभी क्या होगा कि हमने लोकल होस्ट 3000 कॉल किया, ठीक है। हमने बोला कि इस पर हमको पेज दिखाओ, तो लोकल होस्ट 3000 पे आपको पता है कि जो भी आपको यूज़र्स का डेटा दिखाना होता है, तो यूज़र्स का डेटा आप दिखाना चाहेंगे। लेकिन अभी सीन क्या रहेगा कि अभी आपका users.js जो फाइल आ रही है उसमें अभी हम जो भी अपना डिफ़ॉल्ट डेटा है, जो भी हम 3 यूज़र दिखा रहे हैं, अभी वो वहाँ से हटाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम अपना जो डेटा है वो एक सेपरेट फाइल में सेव करके रखेंगे, ताकि जब भी कोई नया यूज़र ऐड हो तो वो उस फाइल में जाके सेव हो, कोई भी मॉडिफिकेशन हो तो उस जगह पे हो। तो जो भी अपना नया जो भी डेटा है जो फाइनली पेज में दिखेगा वो अब दूसरी जगह डाल दिया हमने db.json फाइल में, ठीक है। तो यहाँ से जो users.js जो फाइल इसको मिलेगी सर्वर में, उसमें डेटा नहीं है, उसमें तो बस कैसे दिखाना है, टेबल में दिखाना है, कितने कॉलम दिखाने हैं, ऐसे वैसे वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन उसमें असली डेटा नहीं है। तो असली डेटा इसको चाहिए, इसको तो अभी फाइल मिली है लेकिन डेटा गायब है, अभी डेटा भी चाहिए, ठीक है। तो फाइल तो इसको रिएक्ट इन सब से मिल जाएगी, लेकिन डेटा लाने के लिए अब क्या करेगा वो इस एक्सियोस को बोलेगा, ठीक है। तो इस एक्सियोस को बोलेगा, एक्सियोस को क्या बोलेगा, मेरे पास users.js फाइल तो है, अब आप मेरे को क्या दो, यूज़र्स का डेटा दो। तो ये इससे एक भाषा होती है जिसमें ये बात करेगा, इससे ये बताएगा कि गेट, तो गेट से समझेगा कि अच्छा कुछ तो लाना है, गेट मतलब कि मेरे को दो, ठीक है। फिर इसको हम कुछ URL दे रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ URL होते हैं, जिस तरीके से ये वेबसाइट के URL होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी URL होते हैं। एक्सियोस URL में समझेगा तो इसको हम बताएंगे गेट, एंड हम बताएंगे कौन सा URL से देना है, तो /users, तो मतलब वो समझ जाएगा कि गेट करना है, गेट मतलब लाना है, क्या लाने हैं, यूज़र्स लाने हैं, ठीक है। तो एक्सियोस को के पास रिक्वेस्ट आएगी कि यूज़र्स लाने हैं, ठीक है। तो अब ये रिक्वेस्ट किसको पास कर देगा, जेसन सर्वर को, क्योंकि जेसन सर्वर ही है जो अपने को फाइनली डेटा दे सकता है। तो जो भी है, जो सर्वर से आप एक्सियोस को पता चल गया कि क्या चाहिए, एंड एक्सियोस ने जेसन सर्वर को बोल दिया, ठीक है। जेसन सर्वर फिर क्या करेगा, अपना जो डेटाबेस का जो भी अपना डेटा जहाँ पे रहेगा तो उसमें से यूज़र्स को निकालेगा। तो अभी ऐसा सीन है कि अपनी जो ये फाइल रहेगी तो वहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही डेटा रहे, मतलब यूज़र्स का ही रहे, वहाँ पर काफ़ी टाइप के डेटा हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके फेसबुक का जो भी डेटा रहा होगा तो उसमें क्या आपके सिर्फ यूज़र का इन्फॉर्मेशन ही थोड़ी रहता है, उसमें पोस्ट्स का रहता है, ठीक है, उसमें मैसेजेस का रहता है, सब इन्फॉर्मेशन रहता है। तो उसी तरीके से आपकी इस फाइल में आप अगर चाहें तो आप मल्टीपल डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब यूज़र्स के अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे पोस्ट का भी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सर्वर को तो हमने यहाँ से एक्सियोस से रिक्वेस्ट आ रही है कि इसको तो यूज़र दिखाने हैं, ठीक है। तो वो इस फाइल में जाएगा, इस फाइल में देखेगा कि यूज़र्स कहाँ हैं, और वो यूज़र्स निकाल के इसको दे दे जेसन सर्वर के पास, फाइल से यूज़र्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जेसन सर्वर फाइल में जाएगा, यूज़र्स मिल जाएंगे इसको। यूज़र्स क्या है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ मैंने डॉट लगाया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डेटा रहा होगा कुछ तो, एक से ज़्यादा
एंड ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल डेटा रहा होगा, यूज़र का हो गया, पोस्ट का हो गया, ऐसे मैसेजेस और बहुत कुछ, ठीक है। तो वो जो है यूज़र्स निकाल के फिर एक्सियोस को दे देगा, क्योंकि अब ये डायरेक्ट इसको थोड़ी देगा, क्योंकि ये एक्सियोस को मिलेगा, ठीक है। तो एक्सियोस को मिलेगा क्योंकि एक्सियोस इससे रिक्वेस्ट किया तो एक्सियोस को मिलेगा, एक्सियोस इसको दे देगा नोड सर्वर को, ठीक है, जो भी है। तो रिक्वेस्ट करेगा और रेस्पॉन्स में, तो रेस्पॉन्स में इसको आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर इसको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ से, तो इसको सारा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट निकाला है इसने यूज़र्स का, लेकिन जब ये इसको रिस्पॉन्स देगा जेसन सर्वर एक्सियोस को, फिर एक्सियोस को जो रिस्पॉन्स देगा वो सेम, वो उसमें यूज़र्स का डेटा तो रहेगा लेकिन उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होगा, ठीक है। उसका फॉर्मेट ऐसे नहीं कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेंगे डायरेक्ट आपको वो दिख जाएंगे, ऐसे नहीं है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट रहेगा उसके, जैसे आपको पता है कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अपन लिखते हैं तब अपने को इनपुट का वैल्यू मिलता है, लेकिन इवेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें से टारगेट को निकालते हैं हम, फिर टारगेट से वैल्यू निकालते हैं। उसी तरीके से अपने डेटा को जो है, अपना डेटा भी इस तरीके से, ये एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हो गई, उसके अंदर अपना डेटा रहेगा, उसको निकालना पड़ेगा अपने को फिर, ठीक है। तो रिस्पॉन्स मिल जाएगा जेसन सर्वर से नोड सर्वर को, तो उस रिस्पॉन्स में से फिर वो नोड सर्वर डेटा निकालेगा, ठीक है। तो अपने पास डेटा भी आ गया, अपने पास फाइल भी हो गई कि कैसे उस डेटा को दिखाना है, वो HTML CSS JS में दोनों को मिला के इसको भेज देगा ब्राउज़र को, और फिर ब्राउज़र अपने को फाइनली डेटा दिखा देगा पेज में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ें आने वाली है, एक्सियोस एंड जेसन सर्वर। तो मैं इस फाइल का बार बार यूज़ करूँगा जिससे कि आपको बार बार ये बता पाऊँ कि किस तरीके से ये फ्लो काम कर रहा है, किस तरीके से रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम यूज़ करने वाले हैं एक्सियोस और जेसन सर्वर को आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। तो या दैट्स इट गाइज फॉर दिस ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।